Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you adjective clause. Adjective clause is also known as descriptive clause because it describes a noun or pronoun. So without losing any time, let us start. First of all, let us see the definition of adjective clause. If a subordinate clause enhances the description of a noun or pronoun, it is called adjective clause. अगर कोई subordinate clause किसी noun या pronoun के description को enhance करती है, बढ़ाने का काम करती है, तो उसे हम adjective clause कहते हैं। अब देखिए adjective clause का जो function है वो adjective जैसा है। देखो adjective, adjective phrase and adjective clause तीनों का function एक जैसा होता है। मैं आपको एक example देता हूँ। You are a student. आप एक स्टूडेंट, आपको इतनी नॉलेज है। अब देखिए स्टूडेंट के डिस्क्रिप्शन को और एनहेंस करना है तो हम एक एडजेक्टिव लाते हैं। You are a good student. तो गुड ने और डिस्क्रिप्शन को बढ़ा दिया स्टूडेंट के। फिर हम एक फ्रेज लाते हैं। मैंने कहा द बॉय इज माई फ्रेंड। ओके, ये आपको मालूम है। अब बॉय के डिस्क्रिप्शन को एनहेंस करने के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज लाते हैं। द बॉय with long hair is my friend. So with long hair is enhancing the description of the boy. So with long hair is not a sentence, it is a phrase. So ये एक phrase है, इसलिए हम इसको कहेंगे adjective phrase. अब यही काम देखिए एक sentence करेगा। The boy who has long hair is my friend. So who has long hair ये description को enhance कर रहा है किसके? Boy के। लेकिन ये एक sentence है इसलिए इसको हम कहेंगे adjective clause. चलिए आगे बढ़ते हैं। An adjective clause adds more meaning to a noun or pronoun. ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि adjective clause का काम है noun और pronoun की meaning में और meaning add करना। एग्जाम्पल देखिए, she had a dream. उसने एक सपना देखा। अब देखिए इतना हमें मालूम है उसने एक सपना देखा। अब ड्रीम के मीनिंग को एनहांस करना है तो एक एडजेक्टिव क्लॉज ऐड की गई, which was very horrifying. फिर देखिए द मैन इज माई फ्रेंड, ये बेसिक सेंटेंस है, मैन मेरा फ्रेंड है। अब मैन के डिस्क्रिप्शन को और एनहांस करना है तो एक एडजेक्टिव क्लॉज ऐड की गई, हु वाज टॉकिंग टू यू। सो ये मैन के मीनिंग को एनहांस कर रहा है। जेनी हुज फादर इज एन इंजीनियर इज माई क्लोज फ्रेंड, बेसिक सेंटेंस है, जेनी इज माई क्लोज फ्रेंड, ये बेसिक सेंटेंस है। अब जेनी को और ज्यादा उसके डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है तो एडजेक्टिव क्लॉज को ऐड किया गया, whose father is an engineer. So ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीसीडेंट। अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज की फंक्शनिंग को समझना चाहते हैं तो हमें एंटीसीडेंट को जानना बहुत जरूरी है। द नाउन और प्रोनाउन which is described by an adjective clause is called antecedent. जिस नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब करती है उस नाउन या प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव क्लॉज का एंटीसीडेंट कहते हैं। इसका बहुत काम आने वाला है आगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना कि एंटीसीडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए हम एडजेक्टिव क्लॉज की फंक्शनिंग को समझेंगे ज्वाइनिंग के थ्रू। टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे बाय फॉर्मिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को फॉर्म करेंगे और तब हम एडजेक्टिव क्लॉज की फंक्शनिंग को समझेंगे। देखिए, an adjective clause begins with a relative pronoun or relative adverb. Adjective clause relative pronoun या relative adverb से begin होती है। That is, इसका मतलब है an adjective clause is joined by a relative pronoun or relative adverb. इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि adjective clause को relative pronoun या relative adverb से join किया जाता है। तो joining words क्या होते हैं? Relative pronoun और relative adverb. Now, let us see the case table of relative pronouns to understand their functioning. अब देखेंगे कि relative pronouns की functioning कैसी होती है। उसको समझने के लिए हम relative pronouns की case table को बड़े ध्यान से देखेंगे जिससे कि हम उनकी functioning को समझ जाएं। ये है देखिए आपकी केस टेबल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये रही आपकी केस टेबल।
केस टेबल में आप देखेंगे जो बेसिक हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो 4 हैं, हु, whom, that एंड as। देखिए दैट आप नाउन क्लॉज में भी यूज करते थे, तो वहां पर उसको हम बोलते थे कंजंक्शन, यहां पर इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन भी काम कंजंक्शन का ही करता है, लेकिन इसको हम, और इसका जो ओरिजिनल नेम होगा वो है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये एक्ट करेगा कंजंक्शन के तरीके से। एज भी आपका यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एज के भी तमाम मल्टी फंक्शंस होते हैं, एडवर्ब क्लॉज में ये कई तरीके से यूज होता है, तो उसके सारे फंक्शंस हमें समझने पड़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आप समझिए कि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इनके केसेस हैं, हु के केस है, हु सब्जेक्टिव केस हुआ, whom इसका ऑब्जेक्टिव केस है, whose इसका पजेसिव केस है, और ये यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अगर हमारा एंटीसीडेंट जो एडजेक्टिव क्लॉज का है वो ह्यूमन बीइंग है, तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए इनमें से किसी का यूज करते हैं। अगर हमारा एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है, तो फिर उनके लिए ये आते हैं विच का सब्जेक्टिव केस विच, ऑब्जेक्टिव केस विच, लेकिन पजेसिव केस सबका हुज होता है, इसीलिए हमने देखो यहाँ सबका हुज ही आपको बताया हुआ है कि हुज सबका पजेसिव केस होगा। फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सबके लिए इनका यूज सबके लिए होता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, इनका यूज कुछ स्पेशल कंडीशंस में होता है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं आगे चल के कि एज और दैट का यूज कैसे होगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, कब हम इनका यूज करके एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन करेंगे। जरा रूल नंबर 1 देखिए, वी मस्ट रीड द गिवन सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड सी which one of them is giving additional knowledge about a noun or pronoun appeared in the other sentence, and we should also see how that noun or pronoun is working in the sentence describing the noun or pronoun। देखिए हमको ये चीज बड़े ध्यान से करनी, जो हमें अभी सेंटेंस हम देखने वाले हैं एज एन एग्जांपल, तो उसमें हम ये उन सेंटेंसेस को बड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे, देखेंगे, रीड करेंगे, और ये देखेंगे कि जो, क्योंकि हम ज्वाइनिंग करके सीखने वाले हैं सब कुछ, तो हम ये देखेंगे जो 2 सेंटेंसेस हैं उनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो दूसरे सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक, और फिर जिस नाउन या प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में किस फॉर्म में अपीयर हुआ है, रिपीट हुआ है। चलिए ये बात अभी आपको कम समझ में आ रही है, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल देखने वाले हैं तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले ये जरा नोट देख लीजिए, द नाउन और प्रोनाउन gets repeated in the describing sentence either as subject or as object or in the possessive form। चलिए एक साथ एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझते हैं। रूल नंबर 2 और रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूं। If the noun or pronoun which is being described as is a person and has been repeated in the describing sentence as subject, we should join the describing sentence very close to the noun or pronoun it is describing by using who। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, सारी बातें आपको समझ में आती हैं। The repetition of the noun or pronoun is removed from the describing sentence। अब देखिए एग्जाम्पल, ये सारी बातें एक साथ समझ लीजिए। जैसे देखिए सेंटेंस है आपका, I saw a man, मैंने एक मैन को देखा, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस आया कि ही वॉज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, वो एक बंडल ऑफ स्टिक्स को कैरी किए हुए था। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक मैन को देखा। अगला सेंटेंस क्या करता है, मैन को और डिस्क्राइब कर रहा है, मैन के बारे में और नॉलेज क्या है, ही वॉज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो ये डिस्क्राइबिंग सेंटेंस हुआ, और ये डिस्क्राइब कर रहा है दूसरे सेंटेंस में आने वाले नाउन को, मैन को, तो ये मैन हुआ आपका एंटीसीडेंट जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। अच्छा, और डिस्क्राइबिंग सेंटेंस कौन है, ही वाज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो ये जो एंटीसीडेंट है मैन, ये देखिए रिपीट हुआ है डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में, कैसे, ही के फॉर्म में, और ही कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एंटीसीडेंट डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट रिपीट हुआ है। तो हम रिपीटिशन को रिमूव कर देते हैं, तो ही को रिमूव कर देंगे, और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके वेरी क्लोज हम एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन करेंगे, किससे, हु से, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है हमारा एंटीसीडेंट और रिपीट हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तो हु से हमने ज्वाइन कर दिया, आई सॉ अ मैन हु वाज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, द मैन वाज टॉकिंग टू यू, द मैन इज माय फ्रेंड,
मैन आपसे बात कर रहा था, इतना हमको पता है। मैन के बारे में और डिस्क्रिप्शन ऐड हुआ, द मैन इज माई फ्रेंड। तो ये आपका डिस्क्राइबिंग सेंटेंस हुआ, द मैन इज माई फ्रेंड, और डिस्क्राइब कर रहा दूसरे सेंटेंस में आने वाले नाउन द मैन को। तो ये जो द मैन है ये माना जाएगा एंटीसीडेंट, और ये द मैन का रिपीटिशन माना जाएगा, तो ये रिपीटिशन हटा देंगे। अब ये सब्जेक्टिव केस में है तो फिर यहां हम इसको हटा के हु का यूज करेंगे। अब यहाँ एक थोड़ा वेरिएशन आया कि हम हु इज माई फ्रेंड पूरा यहां ले जाएंगे इस एंटीसीडेंट के क्लोज, या हम केवल हु को ले जाएं, इज माई फ्रेंड को यहीं छोड़ दें। देखिए ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है कि जब हमारा एंटीसीडेंट दोनों ही सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है या दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो मैन है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। तो फिर हमें एक चीज देखनी होती है कि फिर प्रेफरेंस दिया जाता है डिस्क्रिप्शन को, कि ये डिस्क्रिप्शन पहले प्रेजेंट करना चाहिए या ये वाला पहले प्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर ये पहले करना है तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसका केवल हु यहां जाएगा, ठीक। और अगर ये वाला डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करना पहले तो फिर ये पूरा हु लगा करके यहां आएगा, जिससे कि ये डिस्क्रिप्शन पहले आ जाए और ये डिस्क्रिप्शन आगे चला जाए। तो हमें यहाँ पर हमने इसको केवल हु को लिया है क्योंकि हमें ये बात पहले कहनी थी, ये बात बाद में कहनी थी। तो द मैन हु वाज टॉकिंग टू यू इज माय फ्रेंड। लेकिन यहाँ एक और बात हो गई कि क्लॉज चेंज हो गई, पहले ये एडजेक्टिव क्लॉज थी, अब एडजेक्टिव क्लॉज हो गई हु वाज टॉकिंग टू यू। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये ट्रांसफर आपको कब करना है, जब एंटीसीडेंट दोनों सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट हो या दोनों ही सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वो भी नीड अगर होगी तो। अब हमें यहां नीड थी इसलिए हमने क्लॉज को ट्रांसफर किया हुआ है। आगे देखते हैं, इफ द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इज अ पर्सन and has been repeated in the describing sentence as object, we should join the describing sentence very close to the noun or pronoun it is describing by using whom। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो पर्सन है और उसका रिपीटिशन जो है डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है, तो फिर हमें एडजेक्टिव क्लॉज को whom से ज्वाइन करना चाहिए, और वेरी क्लोज टू द नाउन और प्रोनाउन, उस नाउन प्रोनाउन के बहुत ही क्लोज जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जांपल्स देखिए, देयर वाज अ बॉय, एक बॉय था, पीपल लव्ड हिम वेरी मच, लोग उसे बहुत लव करते थे। तो पहले सेंटेंस में क्या पता चला, देयर वाज अ बॉय। अब बॉय के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, पीपल लव्ड हिम वेरी मच। तो ये सेंटेंस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, और बॉय इस डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस रिपीटिशन को हटा देंगे और यहां whom को यूज करके वेरी क्लोज टू बॉय, यहां बॉय के बहुत क्लोज हम इसको यूज कर देंगे। क्या है, देयर वॉज अ बॉय whom people loved very much। फिर देखिए, आई केम अक्रॉस अ मैन, द पुलिस वर बीटिंग हिम मर्सीलेसली। तो देखिए, आई केम अक्रॉस अ मैन, इतनी बात आपको पता थी। अब मैन को और डिस्क्राइब कैसे किया, मैन के बारे में और एडिशनल नॉलेज कैसे ऐड की गई, सेकंड सेंटेंस से, द पुलिस वर बीटिंग हिम मर्सीलेसली। अब इस डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में मैन रिपीट हुआ है, यहां फिर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहां पर फिर हम इसको रिमूव करेंगे और whom से ज्वाइनिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा जो एंटीसीडेंट है वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो आई केम अक्रॉस अ मैन whom the police were beating mercilessly। फोर्थ नंबर रूल देखते हैं, if the noun or pronoun which is being described is a person and has been repeated in the describing sentence in the possessive form, we should join the describing sentence very close to the noun or pronoun it is describing by using whose। वही रूल है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो पर्सन है और वो डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में पजेसिव फॉर्म में रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन को रिमूव कर देंगे और सेंटेंस की ज्वाइनिंग होगी हुज से। एग्जांपल्स देख लेते हैं, देयर वाज अ लेडी, एक लेडी थी, ठीक है। अब देखो लेडी को डिस्क्राइब करने वाला सेंटेंस देखिए, हर सन हैड बिकम एन इंजीनियर। तो देखिए शी, हर, हर्स, तो ये शी, हर, ये थर्ड नंबर, ये आपका पजेसिव केस है। तो ये पजेसिव फॉर्म में लेडी रिपीट हो रही है, यहां पे हो रही है।
तो फिर इसको हम रिमूव कर देंगे और whose लगा करके इस लेडी के बिल्कुल क्लोज ये एडजेक्टिव क्लॉज ज्वाइन हो जाएगी। There was a lady whose son had become an engineer. The little girl was weeping. Little girl weep कर रही थी। Her books had been stolen in the class. क्लास में उसकी बुक्स जो है चोरी हो गई थी। तो ये हर आपका फिर पजेसिव केस में है, पजेसिव फॉर्म में है, रिपीट हो रहा है और ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? लिटिल गर्ल को। तो अब देखो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, यहाँ ये है पजेसिव केस, तो पूरा सेंटेंस ही ले जाना पड़ेगा, यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये पूरा सेंटेंस whose लगा करके कहां जाएगा? वेरी क्लोज टू द एंटीसीडेंट। यहाँ द लिटिल गर्ल whose books had been stolen in the class was weeping. सो इस तरीके से हम ज्वाइनिंग करेंगे अगर एंटीसीडेंट कोई पर्सन है। आगे देखते हैं। If the noun or pronoun which is being described is a non-living thing or an animal and has been repeated in the describing sentence as subject or object, we should join the describing sentence very close to the noun or pronoun it is describing by using which. अब देखिए अगर हमारा जो नाउन या प्रोनाउन जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर वो एनिमल है और वो चाहे डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट रिपीट हुआ हो चाहे वो एज एन ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ हो, क्योंकि विच का सब्जेक्टिव केस भी विच है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच है, तो इसलिए चाहे वो सब्जेक्ट की तरह रिपीट हुआ हो चाहे ऑब्जेक्ट की तरह रिपीट हुआ हो, हम डिस्क्राइबिंग क्लॉज को विच से ज्वाइन करते हैं और वेरी क्लोज टू द नाउन और प्रोनाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए इसमें कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ आपके नॉन लिविंग थिंग के हैं। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक वॉच है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, ये करेक्ट टाइम देती है। तो ये सेंटेंस वॉच को डिस्क्राइब कर रहा है। अब वॉच हमारी नॉन लिविंग थिंग है और वॉच रिपीट कैसे हुई है? इट के फॉर्म में, और इट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखो गिव्स का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तब भी विच से ज्वाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट की तरह रिपीट होता तब भी हम विच से ही ज्वाइन करते क्योंकि विच का ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है। तो रिपीटिशन को रिमूव किया। He has a watch which gives correct time. This is the bicycle, ये भी देखो नॉन लिविंग थिंग है। My uncle had gifted it to me on my birthday. अब देखो यहाँ पर बाइसिकल के बारे में एक एडिशनल नॉलेज हमें यहाँ मिल रही है और इस डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में इट के फॉर्म में ये बाइसिकल रिपीट हो रही है और इट क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट, गिफ्टेड का। तो ऑब्जेक्ट है तब भी विच से ही ज्वाइन करना है। इस रिपीटेड टर्म को रिमूव कर देंगे और ये एंटीसीडेंट है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाइसिकल को, इसलिए हम इसके बिल्कुल क्लोज इसको यूज करेंगे। दिस इज द बाइसिकल विच माय अंकल हैड गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे। ही हैज अ काउ, उसके पास एक काउ है। इट गिव्स स्वीट मिल्क। अब देखिए काउ को डिस्क्राइब किया गया, इट गिव्स स्वीट मिल्क, और इट क्या है? सब्जेक्ट है, और हमारा एंटीसीडेंट क्या है? काउ, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो काउ क्या है? एनिमल, तो एनिमल के लिए भी विच ही आएगा। तो क्या करेंगे? He has a cow which gives sweet milk. This is the huge tomb. ये एक huge tomb है। A Mughal emperor had built it. देखो built का ये ऑब्जेक्ट है it और it रिपीटिशन है tomb का। ये सेंटेंस हमें एडिशनल नॉलेज दे रहा है tomb के बारे में। तो ये डिस्क्राइबिंग सेंटेंस है, ये डिस्क्राइब कर रहा है tomb को। tomb के क्लोज इसको यूज करना है किससे? विच से। ये रिपीटेड टर्म हम रिमूव कर देंगे। This is the huge tomb which a Mughal emperor had built. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, if the noun or pronoun which is being described is a non-living thing or an animal and has been repeated in the describing sentence in the possessive form, we should join the describing sentence very close to the noun or pronoun it is describing by using whose. बड़ा सिंपल रूल है कि अगर हमारा जो नाउन या प्रोनाउन जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है और उसका रिपीटिशन डिस्क्राइबिंग सेंटेंस में पजेसिव फॉर्म में हुआ है, तो फिर हम उसके रिपीटिशन को रिमूव कर देंगे और डिस्क्राइबिंग सेंटेंस की ज्वाइनिंग होगी हुज से। कहां? वेरी क्लोज टू द नाउन और प्रोनाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। ओके, एग्जाम्पल देखिए। आई हैपन टू सी अ डॉग, अचानक मैंने एक डॉग को देखा। इट्स ईयर्स रिमेन्ड स्ट्रेट, इसके कान खड़े रहते थे। तो ये डिस्क्रिप्शन एनहेंस कर रहा है डॉग का। अब डॉग हुआ हमारा एंटीसीडेंट, ये एक एनिमल है लेकिन इसका रिपीटिशन किस फॉर्म में हुआ है? इट्स के फॉर्म में, और इट्स क्या है?
पजेसिव फॉर्म, तो इसको रिमूव कर देंगे और हुज से ज्वाइनिंग करेंगे किसके क्लोज, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग, डॉग की क्लोज। तो आई हैपन टू सी अ डॉग whose ears remained straight. He was reading a book. Its pages were torn. वो एक बुक को रीड कर रहा था। अब देखिए बुक का डिस्क्रिप्शन एनहांस हो रहा है। Its pages were torn. So अब देखिए इट्स क्या है, पजेसिव फॉर्म है, तो हम whose से ज्वाइनिंग करेंगे, इट्स को रिमूव कर देंगे। He was reading a book whose pages were torn. Thank you viewers, thank you very much for watching the video.